Hello everyone, I am Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning. Hope you all are fit and fine. दोस्तों एक बार पुनः हम आप सभी का IS Point के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का दिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक ऐतिहासिक दिन की भांति है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी 2021 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है आज ही के दिन यानी 10 अक्टूबर को आयोजित की जा रही है, जिसका प्रथम पेपर हो चुका है और दूसरा पेपर चल रहा है अभी। तो फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसकी एक वीडियो मैं इसके पहले अपलोड कर चुका हूं। IS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे देंगे। आप उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं इस बार की प्रीलिम्स परीक्षा में। हिस्ट्री से कितने आए हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से कितने आए हैं, एंशिएंट से कितने आए हैं, ज्योग्राफी से कितने पूछे गए हैं, साइंस से कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखी है। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी तक हिंदी मीडियम से किसी भी चैनल ने यूट्यूब पर एनालिसिस नहीं किया है, किसी भी चैनल ने आंसर नहीं बताया है। ये सबसे पहले IS पॉइंट ही आप सभी लोगों के लिए ये आंसर की लेकर के आ रहा है यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये एक ऑफिशियल आंसर की नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की यूपीएससी के द्वारा ही जारी की जाएगी, लेकिन IS पॉइंट की जो वेल एजुकेटेड टीम है उसके द्वारा इसका आंसर फाइंड किया गया है। तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो सकता है। तो आप लोगों की स्क्रीन्स पर यहाँ तक कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम पर भी शेयर करवाया गया था, टीम ने शेयर किया है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ IS पॉइंट की टीम ने शेयर किया है वो आपके पास है क्वेश्चन पेपर से सेट उसका C है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम C, यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर का सेट है वो C है। 4 प्रकार के सेट हैं A B C D, तो आपके सामने जो सेट है वो है C। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ तक कि IS पॉइंट आपको 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर बता रही है, अभी तक किसी भी वेबसाइट ने नहीं बताया है। तो ये सबसे पहले IS पॉइंट के द्वारा ही बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने IS पॉइंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो सेशन को अपने फ्रेंड के साथ जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर या अपकमिंग ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसके आंसर क्या हैं। और सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। एक लाइक तो आप लोग दे ही सकते हैं, इतना तो करने में कुछ नहीं जाता है ना। तो दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जब भी आप भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस पर जो लिखा हुआ है कि जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका खोलने को ना कहा जाए तब तक ना खोलें, जब तक नहीं कहा जाएगा तब तक नहीं खोलना है आप लोगों को। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और उनके आंसर क्या हो सकते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि यह क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड यानी कि ये पॉलिटी से रिलेटेड है, और इसमें जो इसका जो आंसर होगा, इसमें 4 विकल्प दिए हुए। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, तीसरा है स्वातंत्र्य का अधिकार और चौथा है कल्याण की अवधारणा। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका B, यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो हैं वो संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, उसका ये आंसर है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ये पहले प्रश्न का आपका आंसर हुआ। सेकंड प्रश्न है आपका, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। सेकंड है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। थर्ड है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है।
फोर्थ है यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार है। इन चारों विकल्प में से आपको एक विकल्प चूज करना है और सही विकल्प कौन सा है? आपका विकल्प नंबर सेकंड बी। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह भी पॉलिटी से ही संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी से ही रिलेटेड है। लिखा हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सेकंड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन चारों में से आपका एक विकल्प सही होगा और वो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हुआ। अब आइए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और चौथा प्रश्न जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथा प्रश्न है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? पहला विकल्प इसमें दिया हुआ है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। सेकंड विकल्प है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों। तीसरा विकल्प है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों। चौथा विकल्प है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। तो इसमें आपका चौथे प्रश्न का जो विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। आइए अब हम आगे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में हल्वी हो और कोई पद किससे संबंधित है? तो इसमें चार विकल्प दिए हुए हैं। जैसा है, पहला विकल्प पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, सेकंड है वाद्य यंत्र, थर्ड है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, और फोर्थ है जनजातीय भाषा। इसमें से एक विकल्प आपको चूज करना है और वो विकल्प है विकल्प नंबर डी, जनजातीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें तीन कथन दिए हुए हैं जो कि भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार हैं इनसे रिलेटेड हैं। इन कथनों को आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद इसमें से देखना है कि कौन से कथन सही नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं, ये आपको इसमें से चूज करना है। पहला कथन है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा विकल्प है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार सस्पेंड यानी निलंबित किया गया था। थर्ड है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा वो विकल्प नंबर जैसे नीचे दिया हुआ है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, सेकंड है केवल 2 और 3, थर्ड है केवल 1 और 3, और फोर्थ है 1, 2 एंड 3। तो इसमें से विकल्प नंबर सी आपका यानी कि केवल 1 और 3 विकल्प सही नहीं है और सेकंड नंबर कथन सही है, यानी कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार ही निलंबित किया गया था। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। ये विशेष प्रकार से जैसे इसमें पूंजी विकास निधि वगैरह आया है और इसमें वृक्ष नगर, इसको हम कह सकते हैं कि ये इकोलॉजी से संबंधित है। कथन 1 संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि UNCDF और आर्डर वे फाउंडेशन ने हाल में ही हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है। पहला कथन। सेकंड कथन है शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए
हैदराबाद का एक वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये जो दोनों कथन दिए हुए हैं, इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही? कथन 1 सही है या कथन 2 सही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, या कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। ये 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, A, B, C और D। तो इसमें से सातवें में से पहला कथन यानी कि A, कथन 1 और कथन दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, यानी कि कथन सेकंड जो है वो फर्स्ट कथन की एक्सप्लेनेशन है, वो व्याख्या है। इसमें आपका विकल्प नंबर A सही है। आइए प्रश्न 8। 8वां प्रश्न है आपका, वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लारियस विश्व खेल पुरस्कार, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि आर्ट एंड कल्चर नहीं, ये खेल से संबंधित जो खेल रत्न और पुरस्कार हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और ये वही वाला प्रश्न है जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो इसमें आपका विकल्प होगा विकल्प नंबर B। 2 और 3 केवल दूसरे और तीसरे कथन ही सही हैं। अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। जो रॉजर फेडरर खिलाड़ी हैं उनको ही यह पुरस्कार सबसे अधिक बार मिला है। कौन से पुरस्कार? लारियस विश्व खेल पुरस्कार। यह आपका 8वां क्वेश्चन था। आइए अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था उसके बारे में विचार करने के लिए यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं। उन दोनों कथनों में कौन सा सही है और सही विकल्प पे आपको सही का निशान लगाना है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पहला कथन है, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक दुनिया है। सेकंड है, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है। ये दोनों विकल्प दिए हुए हैं और इनमें ये दोनों कथन दिए हुए हैं। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है, ये नीचे विकल्प दिया हुआ है, इसमें से चूज करना है आपको। A, B, C और D ये दोनों विकल्प, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर B यानी केवल 2 जो सेकंड नंबर वाला कथन है यही आपका सही है। तो दोस्तों आपका 9 क्वेश्चन हो गया। आइए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें उससे पहले आपको बता दे रहे हैं कि दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। हमने 100 क्वेश्चन का एनालिसिस इसमें किया है और जो क्वेश्चंस के आंसर इसमें बताए हैं वो लगभग ऑलमोस्ट सही हैं। ऑफिशियल आंसर की ये नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। और इस वीडियो सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक IAS पॉइंट ही एक ऐसा चैनल है जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे लोगों के लिए आंसर की लेकर के आया है। आइए हम 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 10वां क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है, ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं और उसमें से देखना है कि कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया। सेकंड है, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीते। जो मैच देख रहे होंगे उनको ये आंसर, जिसने मैच देखा होगा उसको पता होगा। तो इसमें से आपको विकल्प चुनना है कि केवल 1 सही है या केवल 2 सही है या 1 और दोनों सही हैं या ना तो 1 सही और ना ही 2 सही है। तो मैं आपको इसका सही विकल्प बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर C केवल 1 और दोनों यानी कि दोनों सही हैं। आइए आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, 11वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट
यूएन हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने यानी रिक्लेम एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा है जो शहर का अधिकार है इसका आशय है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। इन तीनों कथनों में ये देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। नीचे विकल्प दिया हुआ उसी विकल्प पे आपको टिक करना है। तो विकल्प है ABCD। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि हमारी टीम ने अभी इसका करेक्ट विकल्प नहीं चूज कर पाई है। जैसे ही इसका करेक्ट विकल्प चूज कर लेता है वैसे ही हम आपको बता देंगे, क्योंकि गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं आपको कोई विकल्प गेस करके बता दूं तो आपको कहीं और मिले, पता चले कि, तो आप यही कहेंगे कि अरे IS पॉइंट के द्वारा तो गलत आंसर बताया जाता है। तो अभी हमारी टीम इसमें लगी हुई है, एनालिसिस कर रही है इस क्वेश्चन का। जैसे ही सही विकल्प हो जाएगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सही आंसर बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के बारे में कुछ कहा गया है, ये भी एक पॉलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। पहला है न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। क्या ये कथन सही है? इस पे विचार करके हमको सही विकल्प पे सही का निशान लगाना है। दूसरा है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। क्या यह विकल्प सही है? आइए देखते हैं नीचे कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन कौन से सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक सही और ना ही दो सही। तो इसका मैं सही आंसर आपको बताऊंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते जब तक उनको न्यायालय अनुमति नहीं देता है कि हाँ आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, इससे इंक्वायरी कर सकते हो। तभी जो भी हिरासत में पुलिस अधिकारी लिया है उस संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और 13वें क्वेश्चन की तरफ हम अपनी दृष्टि डालते हैं। क्या है 13वां क्वेश्चन, देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी पॉलिटी से रिलेटेड है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। सेकंड है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? नीचे ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है आपको। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों मैं इसका सही आंसर आपको बता रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन ही सही है। 14वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक विकल्प आपका सही है। इसमें से विकल्प नंबर डी, जनजाति कार्य मंत्रालय, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ये भी पॉलिटी से ही है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 28 का, अनुच्छेद 32 का या अनुच्छेद 44 का? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 32 का उल्लंघन करता है। दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन हो गए हैं और इन 15 क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। धीरे धीरे अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप भी पढ़ रहे होंगे इसको और अच्छे से देख के और समझ रहे होंगे और आगे की जो आपकी तैयारी है और मजबूत होगी,
आपका 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाएगा अगर मेहनत और लगन से आप तैयारी करेंगे। आईएएस पॉइंट आपके साथ हमेशा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो राज्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, पहला है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। दूसरा है एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी वाला ऑप्शन है, बहुत से व्यक्ति एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। डी है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। वो ऑप्शन कौन सा है? इसमें से ए और बी दोनों हो सकता है। अभी हम इसमें श्योर नहीं हैं कि ए होगा या बी होगा, लेकिन दोनों में से एक हो सकता है। जब भी इसका हमको श्योरिटी मिल जाएगी हम आपको बता देंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए हुए हैं, इन कथनों में से हमको देखना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी पॉलिटी से संबंधित है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये 3 कथन दिए हुए हैं, इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं उस पर आपको टिक लगाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, केवल आपका ए सही है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। इसमें आपका ए और बी दोनों हो सकता है। एक, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। दोनों में से कोई एक विकल्प है। अभी इसकी श्योरिटी हमारे पास नहीं है। जैसे ही हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे ही इसका आंसर मुझे मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि ये आपका साइंस से आया है। क्योंकि पहला इसमें ऑप्शन, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है, यह ऊष्मा का सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, यह हाइड्रोजन का एक ऑक्साइड है। तो इसमें आपका विकल्प ए सही है, इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश व्यवस्था, ये भी आपका साइंस से ही है, के संदर्भ में सोडियम बत्तियां एलईडी बत्तियों से किस तरह भिन्न हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सोडियम बत्ती की दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी बत्तियां सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं, कलर एडवांटेज प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन 4 विकल्प दिए हैं। इसमें से आपका डी नंबर, विषाणु जनित रोगों का प्रसार, ये
आंसर आपका सही है। आइए अब हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्फिनॉल ए BPA जो चिंता का कारण है, ये भी साइंस से ही है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? ये केमिस्ट्री से है और इसमें आपका विकल्प सही होगा विकल्प नंबर बी, पॉलीकार्बोनेट, ये इसमें सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? ये भी साइंस से है। इसमें आपका विकल्प नंबर डी सही है, प्रसाधन सामग्री। तो दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन हो गए, अभी 75 क्वेश्चंस और हैं। धीरे धीरे वो भी आपके पास पहुंच रहे हैं, उसके भी आंसर। और आप लोगों को हमें ऐसा लग रहा है कि आंसर देख करके आपका भी परीक्षण हो जा रहा है, क्योंकि आपने भी कुछ गेस किया होगा कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है। तो आपको जो आंसर बताया जा रहा है ये सही है। 26, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी साइंस से है। और किस साइंस से है? ये फिजिक्स से है। किससे? भौतिक विज्ञान से। इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। प्रकाश की गति, स्पीड सदैव एक समान होती है, डिफरेंट नहीं होती। इसकी जो स्पीड है वो एक समान ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलेंगे और इसमें हम दिया हुआ है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ये भी पॉलिटी से है। जहाँ तक इसमें 2 कथन दिए हुए हैं और इन दोनों कथनों में से देखना है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एन गोपाल स्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। क्या यह कथन सही है? या सेकंड है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। या ये कथन सही है? कथन कौन सा सही है? फटाफट गेस लगाओ। लग गया होगा। चलो, इसमें कथन दूसरा सही है, ये वाला। तो ये वाला कौन सा है विकल्प? ये वाला विकल्प आपका ये है, विकल्प नंबर बी। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारत के संविधान किससे संबंधित है? कमेंट में फटाफट कमेंट करके बताइए, ये वाला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से संबंधित है? हमें आप सभी के आंसर का कमेंट का इंतजार है। हम देख रहे हैं कमेंट कौन कौन कर रहा है। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 21। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। ये सही है या दूसरा? आगे बढ़ते हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। या तीसरा विकल्प की तरफ चलते हैं। इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन सही है। वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजय हुआ। 3 ऑप्शन आपके सामने दिए थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों में से कौन से कथन सही है, इसका चुनाव आपको करना है। इसका आंसर हम आप लोगों से मांग रहे हैं
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। जिसको नहीं आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग गेस कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि 31 क्या कह रहा है। सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इसमें आपका तीसरा आंसर सही है। इसमें आपका तीसरा ये विकल्प जो होगा तीसरा सही होगा। 2, 3 और 4 दोनों इसमें, यानी ये तीनों कथन इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। दूसरा कथन है ध्रुवीय हिमक्षद और हिम नदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। इन दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा? ABCD में से कौन सा विकल्प सही है? इसमें आपका विकल्प नंबर बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। ध्रुवीय हिमक्षद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरिंगा एक सहजन का वृक्ष एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है। इमली का पेड़ दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। भारत में अधिकांश इमली लघु वनोत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। चौथा, भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है। पांचवा, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही विकल्प का चयन करना है और इसका आंसर अभी हमारी टीम नहीं खोज पाई है, टीम काम कर रही है। जैसे ही इसका सही आंसर पता चलता है हम आपको इसका आंसर बताते हैं। यदि आप लोगों में से किसी को पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग आंसर ज़रूर बताइएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण से हुई है? ए, भूरीवन मृदा, बी, विदरी फिसर ज्वालामुखी चट्टान, सी, ग्रेनाइट और शिस्ट, डी, सेल और चूना पत्थर। तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन और ये दूसरा कथन, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिकी इंजीनियरी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो इसमें से कथन का चयन करना है। A, B, C और D कौन से कथन इसमें से सही हैं? तो इसमें से सही कथन आपका है ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंडों के अंतः पात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। सेकेंड कथन है किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, ना कि पिता से। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से आपका दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी। आइए हम आगे मूव करते हैं। हम हाफ सेंचुरी की ओर धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और जल्द ही हाफ सेंचुरी लगा लेंगे। हाफ सेंचुरी का मतलब 50 नंबर क्वेश्चन बहुत जल्द ही सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने हैं।
37 नंबर क्वेश्चन रीड करिए फटाफट और इसका आंसर गेस लगाइए, फिर हम बताते हैं आपको। 37 नंबर क्वेश्चन है, बॉल गार्ड फर्स्ट एंड बॉल गार्ड सेकंड प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ये भी साइंस से ही है आपका। तो पहला इसमें है फसली पादपों का क्लोनी प्रवर्धन, और दूसरा है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास, तीसरा है पादप वृद्धिकर पदार्थों का उत्पादन, चौथा है जैव उर्वरकों का उत्पादन। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करता है? इसमें से 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन्हें चूज करना है। ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें से आपको सही उत्तर का सिलेक्शन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, यही वाला सही है। केवल 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा विषाणु। उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? 39 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें आपका विकल्प सही है डी, केवल 1, 2 और 3, यानी कि तीनों अपन सही है। 40वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरसों से एकल तंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरसों से द्वितंतु डीएनए संजीन जीनोम होते हैं। दूसरा कथन है, कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स एआईडीएस रेट्रो वायरस के कारण होता है। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 या केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 सही ना तो 2 सही। इन दोनों में से आपको किसी एक का चुनाव करना है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो इसमें से आपका आंसर बी है, केवल दूसरा वाला ही सही है। ये क्वेश्चन नंबर 41, अस्थाई कृषि, ये आपका कृषि से आ गया। परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है? पहला, अस्थाई कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दोस्तों, आप सभी भी पढ़ के ही इसका आंसर हल कीजिएगा, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी माइंड में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है। तो पढ़ करके जब हम बोल करके जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकंड है, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि अधिशुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा, मल्च बनाने यानी मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। नीचे कूट दिया हुआ है और इस कूट का कूट का मतलब यही होता है 1 और 3, 1 2 4 या 1 2 या 1 और 3 या केवल 4 या 2 और 3, यही है कूट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। केवल चौथा कथन जो है वही सही है। चौथा कथन क्या है? मल्च बनाने वाला, ये वाला विकल्प आपका सही है। दोस्तों, अब हम 41 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। आइए फटाफट 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में क्या आया है, इसका आंसर क्या हो सकता है। ताड़ तेल, पाम ऑयल जो होता है, के संदर्भ में कुछ कहा गया है। क्या कुछ कहा गया है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। पहला कथन है इसमें कि ताड़ तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है।
दूसरा कुछ कहा गया है, ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। लिपस्टिक वही जो महिलाएं लगाती हैं, अब तो लड़कियां भी लगाने लगी हैं। खैर ये तो उनका पर्सनल मुद्दा है, आ गया तो कह दिए। आइए तीसरा विकल्प क्या है, ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। देखिए आपके सामने 3 कथन कहे गए हैं, उन तीनों कथनों से रिलेटेड नीचे पूछा गया है कि कौन सा कथन इनमें सही है। तो फटाफट थोड़ा आप भी गेस कर लीजिए कौन सा कथन सही है, बाकी हम तो बता ही देंगे। तो देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, 1 और 2, केवल 2 और 3, या केवल 1 और 3, या 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 1, 2 और 3 ही सही है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका हुआ। आइए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 42 था ना, हाँ 43 नंबर, सॉरी 43 नंबर। अब ये सिंधु नदी से आ गया है। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? बताइए फटाफट, इसका आंसर गेस कीजिए। चलो हम बता ही देते हैं, सतलुज। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही है। आइए हम 44वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम हाफ सेंचुरी से मात्र 6 कदम दूरी हैं दोस्तों। देखो फटाफट हम अर्धशतक लगा लेंगे अभी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? इसके पहले वाला क्वेश्चन किस विषय से संबंधित था? 43 नंबर जरूर बताइएगा कमेंट में। देखते हैं कौन एस्पिरेंट पढ़ा लिखा है और कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है और किसने फर्स्ट में कमेंट किया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमेंट का। तो 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? इसमें आपका 4 विकल्प दिया हुआ है, हिमनद, ग्रान, रामसर और लवण झील। तो हमें लगता है ये लवण झील ही सही है, विकल्प नंबर डी। 45वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला है ब्रह्मणी, दूसरा है नागावली, तीसरा है सुवर्ण रेखा, चौथा है वसुंधरा। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? इसमें से हमको बताना है कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4, या 1 और 3। तो इसमें नागावली और वंशधारा ही है जो पूर्वी घाट से निकलती हैं, यानी कि 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। महज 5 कदम दूर अर्धशतक से। आइए 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बड़ा विचार किया जा रहा है, विचार करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी इस क्वेश्चन पेपर से। घबराना नहीं है, विचार करना चाहिए, विचारशील होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या विचार करना है भाई। पहला विचार है हमारा वैश्विक सागर आयोग, यानी ग्लोबल ओशन कमीशन। यहाँ उस कमीशन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ कमीशन मतलब आयोग है, नहीं तो कमीशन समझ लेना कि हाँ घूसखोरी वाला कमीशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैश्विक सागर आयोग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय यानी सीबेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। दूसरा कथन क्या है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। क्या ये बात सही है? अभी हम नीचे देखेंगे क्या सही है। तीसरा है दुर्लभ मृदा खनिज यानी रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। अब नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? अभी हमें भी इस क्वेश्चन के आंसर पर डाउट है, इसलिए जो डाउट है उसको हम आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं तो आप बाद में यही कहेंगे कि सर जी तो गलत पलत पढ़ाते हैं। तो भैया जो हमको क्लियर हैं हम वही बताएंगे आपको, जिसमें डाउट है वो हमको नहीं बताएंगे। तो अभी इसमें हमको डाउट है। अगर आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
इसका आंसर अगर मिल जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हमें भी बता दीजिएगा हाँ सर जी यही आंसर इसका सही है। ठीक है ना, हम वेट कर रहे हैं, आपका बड़ी प्रतीक्षा है हमें। आइए 47 पे चलते हैं। 47 क्या कह रहे हैं, कुछ ज्वार बाजरा अरहर के बारे में कह रहे हैं। आइए देखते हैं क्या मसला है इनका। निम्नलिखित में से कौन सी फसल, यानी स्वाभाविक है फसल की बात कर दिया तो ये एग्रीकल्चर से ही है, तो कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है, यानी कि कौन सी बहुत कम पानी में कौन सी फसल हो जाती है, ये पूछ रहे हैं। अब इनको यही नहीं पता है कि हम लोग मूर्ख थोड़ी ना हैं, बाजरा ही तो है इसमें जिसमें जल की कम दक्षता होनी चाहिए फिर भी वो फसल हो जाएगी। एफिशिएंसी जो है जल की कम भी होगी ना फिर भी वो फसल का उत्पादन हो जाता है। क्या है, बाजरा। क्वेश्चन नंबर 48 पहुंच चुके हैं, अर्धशतक से मात्र 2 कदम दूर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करना है, बड़ा विचार करवा रही है यूपीएससी इस बार तो। चलो देखते हैं। अब की विचार करना है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी ये भूगोल से है क्वेश्चन। व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। का ये बात सही बा? एक निष्कर्ष करे एक बार हमका सबका। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कथन क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। अब नीचे देखिए कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल एक या केवल दो, यानी पहला कथन या दूसरा कथन कौन सा सही है, या एक और दो दोनों सही हैं, या ना तो एक सही है और ना तो दोनों सही हैं। तो इसमें से आपका विकल्प होगा सी, यानी कि एक और दो दोनों कथन अपने सही हैं। आइए फटाफट हम अर्धशतक की तरफ बढ़ें। 49 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, ये भी जियोग्राफी से है, भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। दूसरा है, CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। तीसरा, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICR ISAT CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक दो और तीन, ये हम आपसे जानना चाहेंगे इसका आंसर। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, हम इंतजार कर रहे हैं, धोखेबाजी नहीं करना है, बताना जरूर। देखो हम आपको इतने क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं और आपसे हम इसके आंसर मांग रहे हैं, तो बताइएगा जरूर। 50वां नंबर क्वेश्चन है, पत्ती कूड़ा यानी लीफ लिटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है। विघटित मतलब कम होता है, नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठ होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे अधिक सटीक विवरण है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इन चारों विकल्प में से एक का ही चयन हमें करना है। बड़ी गंभीर समस्या है भाई, इतना लंबा क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आंसर छोटा सा दे देते हैं, लेकिन कोई ना,
यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते हम लोगों को तो आगे करना ही है इसमें, क्योंकि वो यूपीएससी एस्पिरेंट का एक मानसिक परीक्षण भी लिया जाता है कि हाँ देखते हैं तुम्हारा माइंड कितना चलता है, जो तुम पढ़ के आए हो उससे भी अलग कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है शंकुधारी वन, दूसरा दिया है शुष्क पर्णपाती वन, तीसरा दिया हुआ गरान यानी मैंग्रोव वन, चौथा दिया हुआ है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो यह चौथा सही है इसमें, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, 50 क्वेश्चन के आंसर हम लोग पा चुके हैं। अब हम धीरे धीरे 91 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। और जैसे 1 से 50 तक का सफ़र हम लोगों ने आसानी से तय कर लिया, बिना किसी बोरिंग के, बिना किसी उबन के, ऐसे ही 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस का आंसर भी हम लोग आसानी से जान जाएंगे। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, आप भी तैयारी करिए। यूपीएससी का पेपर बहुत ईजी आया है। अगर इस बार जिसने यूपीएससी नहीं क्वालिफाई किया तो फिर कब करेगा। और मज़ेदार बात तो ये है कि जो आईएएस पॉइंट के द्वारा प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाया गया था, वह नोट्स, उस नोट्स से लगभग 60 से 65% तक के क्वेश्चंस टैली कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही आए हैं। जो कुछ उसमें हम लोगों ने बनाया था नोट्स में, अगर उसे जिसने पढ़ा भी होगा वो इतना % क्वेश्चन तो कर ले जाएगा। तो यदि आप भी यूपीएससी प्रीलिम्स का नोट आईएएस पॉइंट के द्वारा जो तैयार किया गया था नहीं लिए हैं, तो अभी भी समय है। आप आईएएस पॉइंट की टीम से कनेक्ट होइए और नोट्स लीजिए और अपनी तैयारी को और सुगम और सहज बनाइए। यदि आपको नोट्स लेना है तो मैं जो नंबर बता रहा हूं, आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। 94 555 यानी 9455 27 233 27233, इस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी करके नोट्स ले सकते हैं। और दोस्तों जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आईएएस पॉइंट के द्वारा नोट्स बनाया गया है। उस नोट्स को भी आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और सगम और सहज बना सकते हैं। तो अगर एसएससी जीडी का भी आपको नोट्स लेना है तो भी आप इसी नंबर फिर 9455272233 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप मैसेज से या फिर कॉल के द्वारा। तो पानी वगैरह पी लीजिए दोस्तों। 50 क्वेश्चन हो गए, अब हम 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब हम धीरे धीरे शतक की ओर आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, आसानी से मस्ती से एंजॉय लेकर के पढ़िए और बहुत आसानी से हम ये सफ़र पूरा करवा लेंगे, आप लोग पूरा भी कर लेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है, ये देखो भाई, प्राचीन भारत यानी कि इतिहास से संबंधित है ये। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। 4 विकल्प दिए हुए हैं। जैसे करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति दिखाया जाता है ना, तो उसमें कहते हैं कि आपके सामने, आपके स्क्रीन पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। अब बहुत सोच समझ के उस विकल्प का चयन करना है। ऐसे यूपीएससी भी आपके सामने 4 विकल्प देता है। अब बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के उस विकल्प का चयन करना रहता है, नहीं तो भैया हो माइनस मार्किंग रहती है। अगर थोड़ा भी हम चूके ना तो हमारा नंबर वो कटने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर हम जो सपना लेके बैठे हैं ना कि आईएएस बाबू बन के हम घर जाएंगे और अपने माता पिता जी का नाम रोशन करेंगे, तो कैसे रोशन करेंगे। इसलिए अगर चूक हुई तो फिर हमारा लक्ष्य डाइवर्ट हो सकता है, हम अपने लक्ष्य से डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के चयन करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो कुछ गेस तो आप लोग भी किए होंगे, चलो ठीक है, जो भी गेस आपने किया हो तो आपको ही पता होगा, लेकिन हम आपको सही उत्तर इसका बता रहे हैं। पहला विकल्प है इसमें जैन साधु, दूसरा है नाटककार, तीसरा है मंदिर वास्तुकार और चौथा है दार्शनिक। तो प्रिय दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी आपका यानी नाटककार ऑप्शन सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई।
दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें से केवल दो, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। दूसरा नंबर जो कथन है यही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, HFCC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। दूसरा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर सी, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इन चारों विकल्प में से कौन से विकल्प आपके सही हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, पहला ऑप्शन ए, HICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 की तरफ आगे चलते हैं और ये भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनूदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, डी, सरोजनी नायडू। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी सही है, मोहनदास करमचंद गांधी। अभी गांधी जी की जयंती कुछ ही दिन हुए, 8 दिन पहले ही थी, तो इसमें ऑप्शन सी सही है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत से कुछ कहा गया है, देखते हैं क्या कह रहे हैं भैया। ये मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ये तो गणित में पढ़ा ही होगा बचपन में ही। कोई ना अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि UPSC है, बहुत कुछ सिखाती है, तो उसको भी सीख लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं 55 नंबर में क्या है। परगना, सरकार, सूबा। पहले परगना आता है, सरकार आता है, सूबा आता है, फिर या तो सरकार आता है या परगना आता है या सूबा आता है। सी में क्या कह रहे हैं? सूबा, सरकार, परगना, फिर परगना, सूबा, सरकार। तो भैया हो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परगना, सरकार, सूबा, ये जो क्रम है इसका ये सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? पहला है एनी बेसेंट, दूसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है ईश्वर चंद विद्यासागर, चौथा है सरोजनी नायडू। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद विद्यासागर। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे लेकिन बेचारे चले गए, पढ़िएगा इनके बारे में, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे ईश्वर चंद विद्यासागर जी। मैंने इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है। फिलहाल यहाँ बताने का तो समय आज नहीं है, कभी और अवसर मिलेगा तो बताऊँगा ज़रूर। आइए हम 57 की तरफ मूव करते हैं। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। ऑप्शन बी, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो दोस्तों इसमें यही चौथा ही सही है, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। कांग्रेचुलेसन, 57 क्वेश्चन हो गए भाई अब हमारे। अब हम धीरे धीरे 58 नंबर की ओर पहुंच गए और 58 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ कह रहे हैं आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला,
हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ कूट मतलब कूटना मत समझना, यहाँ कूट का मतलब कुछ और है कि पहला दूसरा सही है, कि दूसरा ही सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या कोना सही है, या केवल तीसरा ही सही है। तो कूट का मतलब कूटना नहीं समझना, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। चौथा, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन यानी अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं, यही वाला विकल्प आपका सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। फिर विचार करने को आ गया, बड़ा विचार हो रहा है। पहला कथन है, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। अब 4 इसमें विकल्प दिए गए हैं, कौन कौन से विकल्प सही हैं ये देखना है हमें, ए, बी, सी और डी। अब इसमें से हमें सही विकल्प कौन सा है, दोनों को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, यूनिसेफ और पाकिस्तान। तो इसमें से अपने को सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें दोनों विकल्प अपने सही हैं, यानी कि दोनों कथन सही, इसलिए हम सी, ऑप्शन नंबर सी पे टिक करेंगे, ताला लगा देंगे और हम करोड़पति बन जाएंगे। भाई आईएएस बनना तो वही है ना, मतलब एक पैसे के लिए नहीं, एक प्रशासनिक, एक जो नौकरशाही जो ठाट बाट रहता है वह किसी करोड़पति से कम रहता है क्या। इसलिए सही विकल्प का चयन करके उस पर लॉक लगा देना है। आइए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। मुरैना, वाह गजब। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कक्ष पगात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। चौथा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसमें दोस्तों विकल्प नंबर यानी कि नीचे पूछ रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ए, 1 और 2, या केवल 2 और 3, या पहला कथन और चौथा कथन। तो इसमें पहला कथन और चौथा कथन ही सही है, ऑप्शन नंबर सी पे लॉक लगा दिया जाए। 62 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा धीरे धीरे शतक की तरफ बढ़ रही है और बहुत देखते ही देखते हम 100 रन बना लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली मैनेजमेंट सिस्टम के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया। इसमें से ऑप्शन ये दिए हुए हैं, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। तो इसमें आपका जो सही विकल्प है वो है आपका धौलावीरा, ऑप्शन ए। 63 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित था या थे। पहला भरूच, दूसरा चिकागोल, तीसरा त्रिचिनोपोली। भरूच कहाँ स्थित है, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताना। देखते हैं कितना पढ़ते हो आप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर का चयन करना है हमें। केवल एक सही है या 1 और 2 दोनों सही हैं, या केवल 3 सही है या 2 और 3 सही है। क्या सही है मैं बता रहा हूँ आपको, ऑप्शन ए केवल 1 सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर
आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? मगध के गुप्त, मालवा के परमार, थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, देवगिरी के यादव, वल्लभी के मैत्रक। इतने 6 इसमें दिए गए हैं और इसमें से अपने को चूज करना है। चूज क्या करना है? नीचे कुछ दिया हुआ है, आइए उसमें से देखते हैं। कूट का प्रयोग करना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ए है 1, 2 और 5, बी है 1, 3, 4 और 6, सी है 2, 3 और 4 और डी है 5 और 6। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 1, 3, 4 और 6। 2 और 5 कथन नहीं सही है, बाकी सब सही है। आपका 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। कितनी खुशी की बात है, हम लोग 64 क्वेश्चन कर लिए, 65वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं क्या है 65वां नंबर क्वेश्चन। पुर्तगाली लेखक नूनिच के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी। तो इसमें नीचे कोड का प्रयोग करना है। केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2 यानी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। दूसरा, पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। चौथा, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट ने पहले यहाँ से, यानी कि इन चारों विकल्प में से अपने को चूज करना है और इसमें तीसरा विकल्प सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 67 नंबर क्वेश्चन है अपना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है और दूसरा उसकी ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। उसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है ये दिया हुआ है कि वह स्थान किसके कारण प्रसिद्ध है। तो पहला है बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर, दूसरा है चंद्रकेतुगढ़, तीसरा है गणेश्वर। और इधर दिया हुआ शैलकृत देव मंदिर, टेराकोटा कला, ताम्र कलाकृतियाँ। ताम्र मतलब होता है पत्र पर जो कलाकृतियाँ हैं वो स्थान किसके चलते प्रसिद्ध है, ये सब उसमें देखना है। और इसमें से युग्म दिए हुए हैं नीचे, उन युग्मों से चुनाव करना है। ए बी सी और डी। 1 और 2, केवल 3, 2 और 3। तो इसमें दोस्तों 2 और 3 दोनों सही है, यानी चंद्रकेतुगढ़ और गणेश्वर। 68 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से इल्तुतमिश के शासनकाल में, हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। चंगेज खान को यहाँ भगोड़े कहा गया है। ख्वारिज़्म में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुँचा था। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तीसरा है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कथन इसमें केवल एक ही सही है, वो भी एक वाला, और बाकी सब गलत हैं। आइए हम 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाजब बहुत नज़दीक हैं, 31 क्वेश्चन दूरी पे हैं हम सेंचुरी लगाने में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें एक समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा, गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? नीचे लगाना है निशान। केवल 1 और 2 तो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, उसमें केवल 1 और 3 ही सही है, बाकी सब क्या पढ़ें जब सही केवल 1 और 3 है। 70 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे।
जबकि दाया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? केवल दूसरी बात इसमें सही है, बस ऑप्शन बी। 71, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो इसमें आपका रहेगा लेमन घास, ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के लिए निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनिफेरा। उपर्युक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं? इसमें आपका तीसरा और चौथा कहाँ है भाई? ऑप्शन सी, ये सही है। 73 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं अब, और 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। जाहक, हेजहॉग, शैलमूषक, मारमॉट, वज्रसल्क, पैंगोलिन। उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं या करता है? अभी इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, इसलिए इसका आंसर आप लोग ढूंढिएगा। अगर मिल जाएगा तो हमें भी बता दीजिएगा, इतनी कृपा कर दीजिएगा। और अगर नहीं मिलेगा भाई, हम तो ही हैं, बताएंगे ही आपको ढूंढ के, कोई बात नहीं है। चलिए 74 पे चलते हैं। अब जो नहीं पता है तो नहीं पता है, कोशिश कर रहे हैं हम भी, हमारी टीम भी कर रही है कोशिश। 74, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा, इसमें वन के ह्रास मतलब होता है कमी को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। तीसरा है, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के बारे में बात की जा रही है। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। 4 विकल्प दिए हैं और इन चारों विकल्प में से अपने को वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के बारे में सिलेक्शन करना है, और इसमें सिर्फ पहला, दूसरा और चौथा यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका अपभ्रंश न्यूरोडीजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? पहला, मोटर गाड़ी के ब्रेक से। दूसरा, मोटर गाड़ी के इंजन। तीसरा, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव। चौथा, बिजली संयंत्र। पांचवा, टेलीफोन लाइन। इनमें से किसी एक का सिलेक्शन हमें करना है, और कौन सा है नीचे देखते हैं। वैसे तो इसमें से सारे कथन अपने सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। 76 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। महज 24 स्टेप दूर हैं शतक लगने से। देखते हैं कितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? पहला, असल्कमीन कैटफिश। दूसरा, अष्टभुज ऑक्टोपस। तीसरा, सीप ऑयस्टर। और चौथा है हवासिल यानी पेलिकन। इसमें से आपका विकल्प नंबर ए सही है, असल्कमीन। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? ए, कार्बन चक्र। बी, नाइट्रोजन चक्र। सी, फास्फोरस चक्र। और डी, सल्फर चक्र। इसमें से आपका डी सही है, सल्फर चक्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाहरी डेट्राइटोवीर हैं? केचुआ,
जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीपाड, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, कास्ट यूका, वुडलाइट्स। इसमें से कौन सा सही है, इसका चुनाव करना है हमें। आइए नीचे कुछ कूट दिए हुए हैं, उनका प्रयोग करके देखते हैं। 1, 2 और 4, 2, 3, 4 और 5, 1, 3 और 5। हाँ, यही 1, 3 और 5 वाला सही है, ऑप्शन सी। आइए 79 नंबर क्वेश्चन पे यानी 79 पे पहुंच चुके हैं हम। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। ए दिया हुआ है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिन्ह का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, सी सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिन्ह के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, डी किसी इकाई समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिन्ह के आकलन के लिए। तो इसमें आपका ए विकल्प सही है। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। नाइडेरिया, कवक यानी फंजाई, आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अपने को सही उत्तर का ही चयन करना है, गलत उत्तर तो हम चयन वैसे भी नहीं करते हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें से आपका ऑप्शन बी सही है दोस्तों, केवल 2 और 3। धीरे धीरे अब हमारा 80 क्वेश्चन हो गया है, कितनी खुशी की बात है, महज 20 कदम दूर हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। देख लो, आ गया भैया इकोनॉमी, लो संभारो, अर्थशास्त्र भी आ गया। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों के सांविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, या देश की जनसंख्या में वृद्धि। इसमें आपका ये सही है, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, यानी ऑप्शन सी। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। पहला, विस्तारकारी नीतियां, दूसरा राज्य कोषीय प्रोत्साहन, तीसरा मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी इन्फ्लेक्शन इंडेक्सिंग वेजस, चौथा है उच्च क्रय शक्ति, पांचवा है बढ़ती ब्याज दर। तो इसमें नीचे जो कूट दिए हुए हैं, कूट का प्रयोग करके अपने को सही विकल्प का चयन करना है। पहली बात तो इसमें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि पहला ही इसमें सही है, केवल 1, 2 और 4, बाकी 3 और 5 नहीं सही। 3, 5 वैसे भी 3, 5 करते रहते हैं, इसलिए वो वैसे भी नहीं सही है। समझ में आ गया ना, 3, 5 नहीं करना चाहिए, और 3, 5 करने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में, डीमैट खाता तो लोग ज़्यादा खुलवाते हैं जो अपना शेयर मार्केटिंग वगैरह करते हैं, राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग। भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है पूछ रहे हैं महोदय। तो इसमें से तीसरा तो वैसे भी नहीं सही है, इसलिए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी। 83 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, सोचने वाली बात है, बड़ी आसानी से, बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के। 84 नंबर क्वेश्चन है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इतना विचार करना पड़ रहा है यूपीएससी में, क्या बताएं। आइए, पहला, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों, माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और विश्व बैंक
वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में स्टार्ट किया गया है। तीसरा है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन पे सही का निशान लगाना है। इसमें पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन नहीं सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतिम उधारदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? पहला, अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना, अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, बजटीय घाटों की वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। इसमें नीचे कोड दिया हो उसका प्रयोग करना है। वैसे इसमें ऑप्शन यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता यानी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध कराती है? पहला, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। दूसरा, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन। तीसरा, निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। इसमें से ए वाला ही सही है। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण, ये ए वाला सही है। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग मूव करने वाले हैं। बीच में कुछ स्लाइड का डिफेक्ट हो गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? पहला, वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, तो इसमें नीचे कूट दिया हुआ है, कूट का प्रयोग करके हमें सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन है आपका, भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन के लिए नीचे विकल्प भी दिए हुए हैं, उस विकल्प में कौन से विकल्प सही है आइए देखते हैं। तो इसमें 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, वैसे तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्लू कार्बन क्या है? कितना ईजी है। पहला विकल्प इसमें दिया हुआ है कि महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, यही सही है, पहला विकल्प ही सही है। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? पहला फर्न, दूसरा लाइकेन, तीसरा मांस, चौथा छत्रक यानी मशरूम जानते हैं ना आप लोग, बहुत सब्जी खाते हो मशरूम की। पहला केवल 1 और 4, दूसरा केवल 2 और तीसरा है 2 और 3, चौथा है 1, 3 और 4। तो दोस्तों इसमें आपका विकल्प सही है 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। महज 10 कदमों की दूरी पर हैं हम 100वें नंबर क्वेश्चन से। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। तीसरा, आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार पावर यानी अधिकार का मतलब पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है।
नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, इसमें से देखना है, इसमें से पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा नहीं सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ताला लगा दो इस पे। अब 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के अधिकार हैं, यानी पीएएफ। दूसरा, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। तीसरा, सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं कि उन कथनों में से कौन सा कथन सही है। वैसे तो इसमें दूसरा और तीसरा ही मुझे सही लग रहा है, तो ये केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। पहला, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना। दूसरा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। तीसरा, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना। और चौथा, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना। तो इसमें आपका आंसर जो सही होता है वो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, यानी ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिलहाल अब विचार करने का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है हम लोगों का, क्योंकि 94 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हमारा आएगा 95 नंबर क्वेश्चन, जहां से महज हम 5 कदमों की दूरी पर हैं शतक लगाने में। लिखा हुआ है, अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है, इसकी कीमत घटती है। तो देखते हैं इसमें नीचे कुछ कथन विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। केवल 1 और 4, केवल 1 और 4। उसके बाद दिया हुआ केवल, यानी 2, 3 और 4, ऑप्शन बी ही इसमें सही है। 95 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा, वे इक्विटी शेयर और अधिमांश शेयर जारी कर सकते हैं। तीसरा, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। और इसमें से नीचे कथन दिए हुए हैं, कथन में दूसरा और तीसरा ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से हम महज 4 कदम की दूरी पर हैं शतक पूरा करने में। भारतीय सरकारी बांड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होते हैं। पहला, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई। तीसरा, मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3, इसमें तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बांड। दूसरा, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां। चौथा, अनिवासी विदेशी जमा। उपर्युक्त में से किसे किन्हीं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें 1, 2 और 3, केवल 3, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 98,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से पहला विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, दूसरा घरेलू मुद्रा की विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तीसरा व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। अब इसमें से नीचे कथन दिया हुआ है, कथन में हमको सिलेक्ट करना है कौन से कथन सही है। इसमें वैसे पहला कथन विदेशी बाजारों वाला, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए ही सही है। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां से महज एक कदम की दूरी पे हम लोग रहेंगे शतक पूरा करने में। भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? पहला, अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। दूसरा है अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय। तीसरा है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास। और चौथा है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। यही ऑप्शन डी आपका सही है। 100वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग अब करीब पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? पहला, सार्वजनिक ऋण की कटौती, ऋण की चुकौती। दूसरा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार। तीसरा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार। और चौथा, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी ही सही है। तो ये रहा आपके आज के प्रीलिम्स क्वेश्चन के प्रथम पेपर का आंसर की सहित एनालिसिस। तो दोस्तों आप सभी IAS पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आंसर्स नहीं बताए हैं उनका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर, और मैं भी उन क्वेश्चंस के आंसर बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही पता चल जाता है वैसे ही आपको बताते हैं, हमारी टीम उस पर काम कर रही है। थैंक यू सो मच।